हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है गैप फिजिक्स से। काफ़ी अरसे के बाद हम मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेई मेंस का एग्ज़ाम एकदम पास है। उसी रिगार्डिंग आज हम बात करने आए हैं। मैंने एक रैंडम वेबसाइट से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के निकाले हैं। आपको भी अगर आप क्रोम पे जाएंगे तो आपको भी बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे आप PYQ वगैरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आई थिंक कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए हैं जनवरी अटैम्प्ट में पिछले साल, इनके क्वेश्चंस की लिस्ट है। पिछले साल मतलब ये जो साल अभी गया है, गया भी नहीं है, इनफैक्ट इसी साल के जो क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आइए 2025 के जैसे बेसिक मैथमेटिक्स से कैसे सवाल पूछे गए हैं, पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है कि टू पार्टिकल आर लोकेटेड एट अ इक्वल डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस पर है फ्रॉम ओरिजिन। द पोजीशन वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर इतना दिया है एंड बी वेक्टर इतना दिया है। ए बोथ वेक्टर आर एट राइट एंगल टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ एन। अगर आपने लेक्चर लिया होगा वेक्टर का तो मैंने आपको ज़रूर ऐसा बताया होगा कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर सॉल्व करना चाहूँगा, यानी ए डॉट बी की वैल्यू आपको जीरो करनी है। जैसे ही ए डॉट बी आप जीरो करेंगे तो फटाफट आप चाहें तो लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3n j कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली वेक्टर बी है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप। पहले तो ये आप करेंगे फटाफट, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 4 माइनस 6n प्लस 8p इज इक्वल टू 0। फिर बोला है कि दोनों का लोकेशन सेम है, यानी दोनों वेक्टर आपस में बराबर कर दीजिए। एक बार उनका मैग्नीट्यूड बराबर कर दीजिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। जैसे ही आप करेंगे यहाँ से आ जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखना है तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ पहले वाले का 4 प्लस 9n² प्लस 4 बराबर दूसरे वाले का हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 16p²। तो आप ध्यान से देखिए, 4 तो गया और यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 9p² की जो वैल्यू है, सॉरी 9n² की जो वैल्यू है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यानी यहाँ से दिख रहा है कि 9n² की वैल्यू 16p² के बराबर, दैट इज़ p की वैल्यू देख पा रहे हैं हम 3/4 टाइम्स n हो जाएगा। अगर इतना आ रहा है तो फटाफट ये वाली वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में लेके जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 बोला था और यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट हमारा 4 माइनस 6n प्लस 8p। p की जगह पे हमको लिखना है 3/4 टाइम्स n इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा अपना, एक सेकेंड, हेलो जी मैम, ओके चलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट माइनस प्लस दोनों रख सकते हैं ना, इनकी वैल्यू एक बार रुक जाइए, प्लस और माइनस दोनों रख सकते हैं। आई थिंक अगर मैं माइनस रखता यहाँ तो ये आ जाता है, क्योंकि प्लस रखने में 0 हो जा रहा है, इनकी वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी। 4 इज इक्वल टू 12n आ रहा है, यानी n की वैल्यू डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 1/3। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n इज़ 1/3 आई थिंक होना चाहिए। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल है, थोड़ा आपको इसमें हीट एंड ट्रायल भी लगाना पड़ेगा, देख के ध्यान से। फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू इतना, y की वैल्यू इतनी दी है, वेयर द ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट, देन टू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ y वी शुड राइट। y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल है, इसके लिए मैं फटाफट कैलकुलेशन करना चाहूँगा। y की वैल्यू है 32.3 इंटू 1125/27.4। अगर मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो ये आ जाएगा 32.3 मल्टीप्लाइड बाय 1125
तो ये आएगा 3633.7.5 डिवाइडेड बाय 27.4, तो ये आना चाहिए अप्रॉक्स 1326.18। तो अब हमें यही ध्यान देना है कि हमें कितने डिजिट में लिखना है इसको आंसर। सो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि जो दूसरा वाला है उसको, इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे आंसर करना पड़ेगा। सो ये 1326 का जो नियरेस्ट है ना, क्योंकि इसमें सारे डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट है, वाई की कौन सी वैल्यू होगी, तो वाई की हमको लगता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 डिजिट की हो सकती है। तो 1326 तो नहीं है अपने पास ऑप्शन में, तो आई थिंक 2 ऑप्शन मुझे लेना पड़ेगा। 4 मतलब बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे चाहिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है मिनिमम। सो 3 सिग्निफिकेंट वाला यही एक आंसर है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, जैसे सारे जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 0 डिजिट्स अगर आता है 1 से छोटे वाले में तो इनसिग्निफिकेंट होता है। तो कुछ रूल्स हैं, उसी तरीके से मैंने बोला कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट डेंसिटी ऑफ अ वायर इज। आपको दिया हुआ है मास ऑफ द वायर दिया हुआ है और रेडियस ऑफ द वायर भी दे दिया है आपको। तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि जो वायर है एक, आपको पता है कि वो किस शेप का होता है, सिलेंडर की शेप का होता है वायर। सो अगर ऐसा कोई वायर है हमारे पास, है ना, तो इसका जो भी होगा डेंसिटी होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिखना है, एच लिखिए, एल लिखना है, एल लिख लिए, पाई आर स्क्वायर एल लिख लिया मैंने। तो जैसे ही मैं चेंज इन डेंसिटी टू द ओरिजिनल डेंसिटी लिखना चाहूँगा इज इक्वल टू, तो आ जाएगा डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल, ऐसे लिख सकता हूँ। तो फटाफट हम ये वैल्यू निकालना चाहेंगे डेल्टा रो बाय रो की, वो आ जाएगा डेल्टा एम है 0.003 अपॉन 0.6 प्लस 2 इंटू 0.01 अपॉन 0.5 प्लस 0.05 अपॉन 10। और सीधे अगर मुझे परसेंटेज चाहिए तो इनको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 100 से करेंगे तो ये दोनों तरफ अपने आप 100 से मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ से डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 0.3 बाय 0.6 यानी 1/2, और ये हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा ऐसे ही 5/10 यानी 1/2, तो 1/2 और ये है 4, तो टोटल 5% आ जाएगा आंसर। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स के ही सवाल कर रहे हैं। इसमें आई थिंक हम ये वाला एरर में चले गए थे, एरर क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें हमने किया ये। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से ये डायरेक्ट आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज, एनर्जी दिया हुआ है अल्फा की पावर 3 e⁻ बीटा टी, वेयर टी इज द टाइम एंड बीटा की वैल्यू दे दी है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अल्फा एंड टी आर इतना दे दिया है, टी की वैल्यू 5 सेकेंड है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द एनर्जी कितना होगा ये आपको बताना है। हम बता सकते हैं बड़े आराम से, हमारे पास एनर्जी का रिलेशन, और एनर्जी का रिलेशन जो है उसी को लिख लेते हैं। E इज इक्वल टू अल्फा की पावर 3 e⁻ बीटा इंटू टी। तो मैं आपको आइडिया दूंगा कि फटाफट लॉग या ln ले लीजिए। तो आप लॉग जैसे ही लिखेंगे या ln E इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये बाहर आ जाएगा ln अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, क्योंकि लॉग की वैल्यू हमने 1 लिख ली। अब इसको अगर आप चेंज लिखना चाहेंगे तो डेल्टा E बाई ई आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा चेंज इन अल्फ़ा टू द एक्चुअल अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा इंटू टी। तो बीटा की वैल्यू आपको पता ही है। अब यहाँ पे एरर है तो माइनस लिखना सही नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, सॉरी, डेल्टा टी अपॉन टी आ जाएगा यहाँ पे, बीटा तो फिक्स है।
तो dt/t फटाफट लिख दिया हमने। और यहाँ पे हम लिख देंगे कितना दिया है, बीटा की वैल्यू 0.3 है, टाइम की वैल्यू मैक्सिमम 5 सेकेंड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स 1.2% है। और ये वाला कितना है, बीटा की वैल्यू 0.3, अच्छा इसका परसेंटेज है तो t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो बीटा 0.3, टाइम का है 1.6 और एक्चुअल टाइम टोटल है 5। सो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3.6 और ये हो जाएगा अपना 0.3 है, तो 18 15 तो हम 150 का 90, ये आ जाएगा अपना कितना, ये आ जाएगा आई थिंक 2.4, तो ये टोटल हो जाएगा 6%। तो यहाँ से हम अगले का लिख सकते हैं 6%, इस तरीके से। ये वाला मैंने कैसे किया आप देख पा रहे होंगे, सारी वैल्यू दी हुई है, वही मैंने रखा है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब मुझे टाइम में अगर चाहिए था तो डेल्टा टी मेरे को लिखने का तरीका है कि ऊपर नीचे टी से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो टी से टी कटेगा, फाइनल मैंने बीटा इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई टी ही किया, परसेंटेज डाला। अगला सवाल करते हैं इसका, आखिरी सवाल है बेसिक मैथमेटिक्स का। यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी क्यू रिलेटेड है जब 4 ऑब्जर्वेबल ABCD एज फॉलो। क्यू की वैल्यू है AB⁴/CD, ए की वैल्यू दे दी है, बी की भी दे दी है, सी की भी और डी की भी। देन परसेंटेज एरर पूछा है क्यू में कितना होगा। सो क्यू में परसेंटेज एरर, इस पे बात करते हैं कितना आ जाएगा। तो सीधे इक्वेशन लिखते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास है AB⁴/CD, फटाफट लिखते हैं डेल्टा Q/Q कितना आ जाएगा बोलिए। तो सर डेल्टा A/A होगा प्लस 4 टाइम्स डेल्टा B/B होगा प्लस डेल्टा C/C होगा प्लस डेल्टा D/D होगा। ऐसे करके हम इसका परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो फटाफट आ जाएगा अपना। ये वाली वैल्यू हमको कितनी दे दी है x/100, वही लिख लेते हैं, सॉरी 1000, और ये वजह आ जाएगा 3/60, 4 टाइम्स 0.1/20 प्लस 0.2/40 प्लस 0.1/50, ठीक है ना। परसेंटेज एरर था ये, तो परसेंटेज एरर है तो 100 से मल्टीप्लाई हुआ ही होगा, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बताइए फटाफट, कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ही बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका 300/60, ये हो जाएगा 40/20, 2 हुआ, और ये हो जाएगा कितना 20/40, 20/40, और ये हो जाएगा कितना 10/50, फटाफट देख लीजिए, 6×5 = 30, 50, 2 52, और ये हो जाएगा अपना 1/2, 1/2 और 1/5। तो टोटल आना चाहिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, फटाफट बताइए। 4 × 0.1 मल्टीप्लाई करिए कितना हो रहा है, 1/2 + 1/5 प्लस कितना मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो 1000 इधर और चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7.3/60 था ना ओवरऑल, तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक आ जाएगा 7.7, ओवरऑल आ जाएगा 7700। है क्या ऑप्शन, नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं 7700, ये आ जाएगा आंसर, समझे। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलिए, अब यूनिट और डायमेंशन के क्वेश्चन हैं, इनको भी फटाफट निपटाते हैं। जैसे यूनिट और डायमेंशन का पहला सवाल है,
Which of the following is the correct dimensional formula of capacitance in F, M, L, T and C stand for मास, लेंथ एंड टाइम एंड चार्ज. चार्ज को सी बोला है तो चार्ज के फॉर्म में लिखना है हमें. और कैपेसिटेंस तो मुझे क्या लिखना होगा, डायरेक्ट मुझे लिखना है एफ के फॉर्म में कैपेसिटेंस. तो आई थिंक लेंथ, चार्ज, टाइम. ओके. Which of the following is the correct dimensional formula for the capacitance in F? Capacitance in F. Okay, so कैसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है. और हम फटाफट लिखेंगे. ओके, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है क्यू स्क्वायर बाई 2C. तो डायरेक्ट वहीं से लिखेंगे. ये हो जाएगा ऊपर वाला C स्क्वायर और नीचे है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस अलग है. कैपेसिटेंस क्यू बराबर सी भी होता है तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. वी कैसे लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज ये आ जाता है ml टी के पावर -2 अपॉन सी. एक सी नीचे आ गया. सो यहाँ से वोल्टेज जो आ जाएगा, क्यू लिख दिया मैंने ऊपर, दैट इज सी. और वोल्टेज की जगह पे ये लिखूंगा तो ऊपर हो जाएगा सी स्क्वायर ml टी के पावर -2. तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा मैं ml. ठीक है. अच्छा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गायब, सी से सी गायब होगा तो ml स्क्वायर टी के पावर -2. क्योंकि एनर्जी है तो एल स्क्वायर रहेगा. तो फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा सी स्क्वायर एम की पावर -1 एल की पावर -2 टी की पावर +2. ऐसा आना चाहिए डायरेक्ट. तो ये लिख सकते हैं हम कौन सा ऑप्शन. आई थिंक पहला ही मैच हो रहा है. सो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका. चलिए आगे देखते हैं फटाफट. दूसरा, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस दिया हुआ है. ए बी और सी और डी दिया है. टी इज़ द डायमेंशन ऑफ इतना, टी इज़ द टाइम एंड द डायमेंशन ऑफ इतना पूछ रहा है. ए बी सी और डी का डायमेंशन पूछ रहा है. तो डायरेक्ट हम ए के लिए अगर बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखा है तो सारे टर्म के डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के होना चाहिए. तो ए अपने आप किसके बराबर इक्विवेलेंट हो गया, लेंथ के. उसी तरह से बी अपने आप किससे इक्विवेलेंट हो गया, एल के. सी पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि सी टी स्क्वायर लिखा हुआ है. तो सी जब लिखूंगा तो लेंथ तो था पहले से, और लेकिन यहाँ पे साथ में था टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर नीचे जाएगा तो टी स्क्वायर ऐसे आप नीचे से डिवाइड कर दीजिए, यानी एल टी के पावर -2 आ जाएगा. ये सी की जो वैल्यू है, ये सी की वैल्यू आ गई. उसी तरह से डी जो है वो एल के बराबर ही होगा. डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एल के. तो बस फिर आप लिख सकते हैं ए की जगह पे क्या रखूँ, एल, बी की जगह पे एल, सी की जगह पे एल टी के पावर -2 और नीचे डी है तो डी की वैल्यू एल ही रखिए. तो एक एल से एक एल गायब हो गया. आई थिंक एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज अ करेक्ट आंसर. एल स्क्वायर टी की पावर -2. क्लियर है, इजी था ये. तीसरा में भी यही कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है और लीनियर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दी हुई है. आपको अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू पूछ रहा है. सो लिख सकते हैं हम अल्फ़ा कैसे निकालेंगे. देखिए फिर से सारे डायमेंशन सेम होने चाहिए. तो अल्फ़ा इंटू सिग्मा को फाई के बराबर लिख सकता हूँ. यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी फाई अपॉन सिग्मा. सिमिलरली बीटा आ जाएगा अपना फाई अपॉन लैम्डा. हमको अल्फ़ा अपॉन बीटा बोला गया है. तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन सिग्मा. और लैम्डा जैसे ही आएगा लैम्डा अपॉन सिग्मा. अगर आप ध्यान से देखिए तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है क्या, बोलो ना. एक क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो चार्ज पर यूनिट एरिया है ये, सॉरी ऊपर वाला चार्ज पर यूनिट लेंथ है और नीचे वाला चार्ज पर यूनिट एरिया है. ऊपर जाएगा तो एरिया ऊपर, लेंथ नीचे. तो मीटर स्क्वायर अपन नीचे मीटर, तो मीटर आ गया मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट, और तो कुछ होगा नहीं. तो तीसरा इस तरीके से आप आराम से कर सकते थे. चौथा है इन अ मेजरमेंट इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड मेथड ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम. द मेजर्ड क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन ऑफ
इतना बी की वैल्यू -3 है तो सी की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो बोला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, वाई अगर आप बात कर रहे हैं चौथे का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख देते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, बोलिए क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है mLT के पावर -2 अपॉन एरिया से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे, सॉरी एल स्क्वायर तो आ जाएगा डायरेक्ट ml की पावर -1 t की पावर -2, है ना। अब बोला है कि टॉर्क का क्या होगा, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा टॉर्क बराबर आ जाएगा यहाँ से ml स्क्वायर टी के पावर -2। अब हमको बोला है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क बोला है, यानी इसको इससे डिवाइड करना है। तो आप देख लीजिए एल की पावर हो रही है -3 और टी की पावर 0, सो टी की पावर 0 हो रही है, क्लियर। देख लीजिए यहाँ से टी की पावर 0, सो सी की वैल्यू आई थिंक क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि एल की वैल्यू तो हमको पता है, बी की वैल्यू मिल गई है, तो सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इस वाले में सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। पांचवा देखिए फटाफट, द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन इज, कौन सा ऐसा है जिसका कि सेम डायमेंशन, प्रेशर एंड यंग मॉडुलस। देखिए अभी ये मॉडुलस ऑफ जो था यंग मॉडुलस और प्रेशर, तो देख ही रहा आपने, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, सो प्रेशर और स्ट्रेस सेम है। सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स, सरफेस टेंशन और इम्पल्स चेक करते हैं, है ना। सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ और इम्पल्स है डेल्टा टी, इम्पल्स है डेल्टा पी के बराबर, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड। और उसी तरह से सरफेस टेंशन भी वही है, क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और अपॉन, हाँ तो बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चेक करते हैं बारी बारी, तो इसका आई थिंक यही वाला लग रहा है, टॉर्क और एनर्जी भी सेम ही है, मोमेंट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट भी सेम है, तो दूसरा ये सेम नहीं आ रहा क्योंकि ये इम्पल्स है और इतना है, और सरफेस टेंशन है kg मीटर स्क्वायर, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड है, तो नहीं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दूसरा होना चाहिए, ठीक है। छठवां है, छठवां फटाफट बताइए। छठवां बोल रहा है कि आपको मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक मोमेंट और इधर एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर, गॉस। तो हम जानते हैं सबके यूनिट्स, हमें पता है कि हमको क्या करना है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो कौन सा हो जाएगा, फटाफट चेक करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का तो चलो वेबर हो जाएगा फटाफट, मैग्नेटिक इसी से पकड़ते हैं जो जो फटाफट पता है, मैग्नेटिक सी का दूसरा होना चाहिए, और उसके बाद अगला है किसका, एम्पियर पर मीटर होना चाहिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, और मैग्नेटिक इंडक्शन का गॉस होना चाहिए, ए का क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक इंडक्शन का गॉस होना चाहिए तीसरा। तो आई थिंक इतना इनफ होगा, और मैग्नेटिक इंडक्शन बी का मैंने बोला कि फोर्थ होना चाहिए, तो इस हिसाब से ए का थर्ड बोला, बी का चौथा और सी का क्या बोला, सी का आई थिंक दूसरा, सी का दूसरा कौन से में मैच हो रहा है, ए का थर्ड, बी का फोर, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का दूसरा और डी का मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर यानी डी का पहला। तो आई थिंक चौथा ऑप्शन होना चाहिए, इसका चौथा आंसर होना चाहिए, तो छठवें का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए फटाफट आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, द डायमेंशन बी अपॉन म्यू नॉट। फटाफट कर सकते हैं यार, अगर हम किसी करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड बोलें तो आता है म्यू नॉट I/2 R सेंटर पे, और म्यू नॉट से अगर मुझे डिवाइड करनी होगी
बी अपॉन म्यू नॉट, तो आ जाएगा आई अपॉन 2r, दैट इज एम्पियर पर यूनिट क्या है लेंथ, यानी करंट पर यूनिट लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, ए एल की पावर -1। ए एल की पावर -1 कहाँ गया कहाँ गया, यही तो है ए एल की पावर -1। तो 7वां का तीसरा, 8वां पे आते हैं, फिर से लिस्ट आ गया मैच करने वाला, तो इस बार मैच कराएंगे फटाफट। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमको आता है एफ बराबर आई एल बी, तो बी आ जाएगा फटाफट फोर्स अपॉन आई इंटू एल, फोर्स होता है एम एल टी की पावर -2, नीचे एक एल है और एक ए है, तो फटाफट आ जाएगा ये एम, एल से एल गायब हो गया, ए की पावर -1 टी की पावर -2, एम ए की पावर -1 टी की पावर -2, तो हो जाएगा एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। तो फटाफट मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा मैच हो गया, दूसरा का दूसरा ही मैच हो गया, बी का दूसरा मैच हो गया, तो बी का दूसरा खाली दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, फटाफट मार के ख़त्म करेंगे, बी का दूसरा दूसरे में मैच हो रहा है, तो यही हो जाएगा, और करने का ज़रूरत ही नहीं था। फिर 9वां में भी ऐसे ही लिस्ट कराना है, एंगुलर इम्पल्स, लेटेंट हीट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज के बराबर होता है, यानी वोल्टेज किसके बराबर होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और चार्ज को ए इंटू टी लिखते हैं हम, क्यू बराबर आई टी, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए की पावर -1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, दूसरा, यानी डी का दूसरा, डी का दूसरा, डी का दूसरा, डी का दूसरा किस में हो रहा है, डी का दूसरा एक ही में हो रहा है, नहीं 2 में हो रहा है, दूसरा और चौथे में। तो एक और चेक कर लेते हैं, लेटेंट हीट का क्यू बराबर एम एल, तो लेटेंट हीट हो जाएगा एम एल बोला ना, लेटेंट हीट का हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2, लेटेंट हीट का हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2, यानी बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला किस में मैच हो रहा है, बी का पहला आई थिंक चौथे में ही हो रहा है, तो इस बार चौथा ऑप्शन करेक्ट, 9 का चौथा, 9 का चौथा। चलिए फटाफट 10 पे चलते हैं। एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी अपॉन सी टी, डायमेंशन ऑफ बताना है ए बी सी की कितनी होगी, तो ए बी सी का डायमेंशन बड़े आराम से बता देंगे यार, पहले भी बताया है तो अभी भी बता देंगे। ए का आप देख लीजिए फटाफट, ए का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर आना चाहिए, ए टी स्क्वायर की वैल्यू, ए टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, एल टी की पावर -1 के बराबर, तो यहाँ से ए का डायमेंशन फटाफट आ जाएगा कितना, एल टी की पावर -3, ओके। सिमिलरली सी का तो आपको देख के पता चल रहा है, टाइम में टाइम को जोड़ा है तो टी के बराबर होना चाहिए, ये तो कोई भी बता सकता है। बी का डायमेंशन आपको बताना है, तो बी इंटू टी किसके बराबर होगा, एल टी की पावर -1 के, यहाँ से बी आ जाएगा एल टी की पावर -1, बी इंटू टी, अच्छा नीचे है, ओके, तो यहाँ से बी आ जाएगा, फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एल टी की पावर -2, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू है एल टी की पावर -3, तो टी स्क्वायर बचा, और एक टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचा फाइनल, फाइनल क्या बचा, बचा एल स्क्वायर टी की पावर -3 बचा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आई थिंक चौथा ऑप्शन ही होगा इसका भी, ये रहा ऑप्शन आपके आगे है। फिर से लिस्ट मैच कराना है आपको, यंग मॉडुलस पता है आपको, यंग मॉडुलस पता है आपको, वेरी नाइस। तो हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता सकते हैं, टॉर्क बता सकते हैं, टॉर्क वही होता है एनर्जी के बराबर टॉर्क होता है भैया, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 टॉर्क का, यानी बी का होना चाहिए चौथा, बी का चौथा, बी का चौथा, बी का चौथा किस में है, बी का चौथा, बी का चौथा थर्ड में ही है, बी का चौथा तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड में है, सो अपने पास आ जाएगा तीसरा, तीसरा सीधे करते हैं, ये 11वां क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ से यूनिट डायमेंशन हो गया। तो आई थिंक हमने जितने भी लगे 20-25 मिनट, हमने अभी 25 के 2 सेक्शन देखे हैं, कौन से, एक तो बेसिक मैथमेटिक्स और अगला देखा हमने यूनिट एंड डायमेंशन। इसी के साथ अगली बार आपसे मिलता हूँ,
अच्छा लगा। आप ऐसे ही आज देखिए, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, 72 डेज़ हैं एग्जैक्ट। अब एक एक दिन आप काउंट करना शुरू कर दीजिए जनवरी मेंस अटेम्प्ट में, जो कि 21 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसी तरह से रोज़ रिवाइज करिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए, ताकि आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम अच्छा जाए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।